तो जब तक जरा गद्दा और बिस्तरा तैयार हो, छोटा सा तारुफ दास्तान गोई इस फन का। ये फन जो ज़मानों पुराना है, जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में गहराई तक हैं, आज उसका हाल कुछ इस तरह है कि लोग उसे कचरे के डब्बे में फेंके जाते हैं और हम दीवाने ये उसे बार बार निकाल के लाते हैं और रिसाइकल करके कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुंचा सकें। दास्तान गोई आज मौत की कगार पे है। जो दास्तान आपके सामने पेशे खिदमत होगी, उसका हाल तो यूं हुआ कि खुद दास्तान सुनाने वालों ने उसे उठा के कचरे के डब्बे में फेंका। अब कचरे के डब्बे से बीन बान के जो चंद चीजें हासिल हुई वो आपकी पेशे खिदमत होंगी। तो दास्तान गोई की इस महफिल में आज दो शमा, एक शमा उन लोगों के लिए जो खुद गंदगी और कचरे में घूमे, इसलिए कि हम और आप सफाई की ज़िंदगी गुजार सकें, चैन और सुकून से साफ और सुथरी सांस ले सकें। एक शमा और ये आज की दूसरी शमा दास्तान गोई की महफिल और इस एक साला जश्न के नाम। एक ताली वाली याद रही। चंदा अनिल गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम दास्तान गोई के इस फन को पेश कर सकें। नदीम साहब का शुक्रिया, सोनल जी का शुक्रिया और हमारे दो अदब नवाज जिन्हें मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वो तशरीफ़ लाए। सुनील मेहरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और शैला नवाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामाईन, दास्तान सुनाने से पहले एक दास्तान जाती ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। वो यूँ कि जब एक रोज नवाब साहब बीमार पड़े, उन्होंने अपने नौकर से कहा, भाई ये कचरा हमारे कमरे में इस कदर है, इसे बाहर फेंक के आओ। हुजूर, कचरे वाला आ नहीं रहा आजकल, हम नहीं जानते, जाओ और बाहर फेंक के आओ। हर रोज का ये मामूल हुआ कि कचरा जमा होता और गली में फेंक दिया जाता। नवाब साहब ने नौकर से कहा, भाई हम बहुत बीमार हैं, जरा देखो बाहर कोई तांगा मिले तो जरा बुला के लाओ उसे। हम नौकर गया, तांगा वाला तांगा ढूंढा, ना मिला। आ गया जी, तांगा नहीं मिला। चांगड़ू नौकर है हमारा, हमारे पड़ोसी रहीम मियाँ ने तांगा मंगवाया। उनका नौकर गया, देखो तांगा लेके आया, पालकी की कीमत पता करके आया कि वो क्या लेगा और सवाल से पूछ के आया कि तुम क्या हो बेटा। जब जाया करो तो आखिर तक की बात पता करके आया करो, इस मगज का दिमाग का इस्तेमाल किया करो। तो साहब हुआ यूं कि नवाब साहब जो बीमारी की हालत में थे, हालत ज्यादा बिगड़ी, तो नौकर से कहा, भाई हम बीमार हैं, काम करो, हकीम साहब को नहीं बुलवा लाओ, हमारी आज हिम्मत नहीं कि हम जाएं। तो नौकर गया, हकीम साहब को साथ लाया और साथ में 3 आदमियों को और लाया। एक दर्जी, दूसरे के कंधे पे फावड़ा और तीसरे मौलाना। मियाँ ये हकीम साहब के साथ 3 लोगों को भला क्यों लाए हो? अजी हजूर, आपने ही तो कहा कि दूर की सोचा करो।
हकीम साहब पे पूरा भरोसा है, मगर तो कचरा गली में फेंकवाते हैं। अब हकीम साहब बेचारे कहाँ तक क्या क्या करेंगे। तो मैं दर्जी ले आया कि वो आपका कफन सी सके, उदार वाला लाया हूँ जो कब्र खोद सके, और मौलाना जो आपकी दुआ पढ़ सके। तो भाई दूर तक की सोचो। तो सामाइन ये जरा सा तारुफ था दास्तान जाने का। अब असल दास्तान राजा विक्रम बेताल, अरे बचपन की यादें, विक्रम बेताल और स्वच्छता अभियान की। तो सामाइन हुआ यूं कि राजा के साम्राज्य में बड़ा कचरा था, और वो आए दिन बड़ा परेशान रहता था कि भाई इस कचरे का आखिर क्या किया जाए कि हमारा नगर तो स्वयं कचरा खाना बना जाता है, डब्बा बना जाता है। भाई इसका कोई हल तो ढूंढो। राजा विक्रम बड़े परेशान। वो रोज सुबह मंदिर जाते, वो पूजा करते, आराधना करते, और वहां के पंडे उनसे कहते, भजन आप चिंता न करें कि आपकी जैसी लगन है और जो आपकी फिक्र है, तो एक रोज भगवान खुद जमीन पे आएंगे अवतार लेके, और आपको आपकी परेशानी का हल बताएंगे। आप पहचान भी ना पाएंगे कि वो स्वयं भगवान है। राजा विक्रम हंस देते, भगवान आएंगे। सामान्य सिलसिला चलता रहा। एक लफ्ज को याद कीजिएगा कि दास्तान की ये खूबी ये बंद की तरह होती है, जो आखिर में खुलते हैं। यहाँ भूले तो फिर आखिर के बंद गए। तो सामान्य राजा रोज जाते और आते, मंदिर से वापसी में उन्हें लोग मिलते जो अपनी शिकायतें कहते और परेशानियां। वहीं पे एक साधु मिलता जो हर रोज राजा को एक कद्दू देता। राजा हैरान जब राजा को कद्दू, बहरहाल वो लेते, रख लेते। जब ये दिन नहीं गुजरे, भाई हम रोज जब मंदिर से अपने महल की तरफ आते हैं तो हमें कोई साधु, कोई पुजारी, कोई फकीर साहब वो मिलता है, वो कद्दू देता है। भाई ये कद्दू देने की क्या बात है? तो वो कद्दू मंगाया जाए। राजा ने मंगा के वो कद्दू दो काटा, उसमें से जो निकला, हाँ कचरा नहीं, हाँ उसमें से तो निकला है। सारे कद्दू लाए गए तो इस फकीर ने हमें दिए थे। तमाम कद्दू जमा किए गए, सब काटे गए, सब में से हीरे निकले। राजन हैरान। तो अगले रोज जो राजा मंदिर से घर को चले, रास्ते में वही साधु मिला, उसने कद्दू दिया। राजा ने वहीं काटा और कहा, भैया ये क्या मामला है? आप जानते हैं कि हम कीमती तोहफे नहीं लेते अपनी रियाया से, आप हमें कद्दू क्यों देते हैं और उसमें छुपे हुए हीरे? अरे बादशाह सलामत, मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था, कोई और रास्ता ना था, इसलिए आपको ये हीरे दिए। फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? हुजूर, आप वादा करें कि आप मेरी बात मान लेंगे। राजा ने वादा किया। तो हुजूर फिर बात यह है कि मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ। बड़ौज की जो जंगल है उसके चामुंडा खंडर में कल रात को सिद्धि का आखिरी दिन है और आपको वहां पे आना है, तन्हा आना है, किसी को लेके ना आइएगा। राजा हाँ कह चुका था। मंत्री ने कहा कि हुजूर हरगिज नहीं कि आप तन्हा जाएं वहां खंडर में, अजीब नामुमकिन है। राजा तो कह चुके थे। तो सामान्य दास्तान यहाँ से बनती है कि अगले रोज आधी रात को राजा विक्रम डर में, उस साधु ने कहा
विक्रम, तुम्हें एक काम करना है, पड़ोस के जंगल में जाओ, वहां पेड़ पे एक उल्टी लाश लटकी हुई, उसको उतार के मेरे पास लेके आओ। और ध्यान रहे, ये बोलना कुछ नहीं, जो तुम बोले तो वो लाश उड़ के वापस उसी पेड़ पे उल्टी लटक जाएगी। राजा ने कहा खूब। वो पड़ोस के जंगल में पहुंचा, दास्तान मुख्तसर, उस लाश को पकड़ा, अपने कंधे पे डाला, लाना चला। रास्ते में वो लाश जो राजन के कंधे पे थी, तो आंखें खोल दी। आंखें नहीं खोली सामाइन, वो तो बोल पड़ी। राजा विक्रम, वो कहाँ डरने वाले थे, वो तो राजा थे। तो उसने कहा, जो लाश कंधे पे पड़ी थी, राजन देख, तू मुझे उठा के चलेगा तो तुझे थकन तो नहीं होगी, मगर तू ऊब जाएगा। सो मैं तुझे छोटी छोटी 3 दास्तानें सुनाता हूं। उन दास्तानों में पहली है, और तीनों दास्तानों की पहली का जवाब एक है। बस तुझे ये सोचना है कि वो क्या जवाब है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी। तो राजन, यूं हुआ कि दिल्ली में एक राजा तुगलक, एक बड़ा राजा, जब वो बंगाल गया एक जंग पे, और जंग जीतते ही उसने ऐलान किया कि हम दिल्ली पहुंचते ही एक आलीशान जश्न चाहते हैं, तैयारी की जाए। जमुना के किनारे एक आलीशान जश्न होगा हमारी जीत का। अजी हुजूर, जमुना के किनारे तो खेतियां तैयार खड़ी हैं, वहां कैसे? हम कुछ नहीं जानते, काट दो उन खेतियों को, उन पेड़ों को, और जश्न का इंतजाम करो। ये तारीखी वाकया सुना रहा हूँ आपको, मतलब ऐसे नहीं दास्तान तो पूरा बेगम बात। तो साहब तुगलक पहुंचे दिल्ली, और इसी जमुना के किनारे रातों रात एक महल तैयार हुआ। वहां जो राज गाना चल रहा था कि अचानक उस महल की छत टूटी और राजा समेत तमाम लोग वहीं दफन हो गए, हमेशा हमेशा से। तो राजन, तुम्हें बताना है ये क्यों हुआ। अब सुनो दूसरी दास्तान। भाई सामने दिल लगा के सुनिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि ये क्या क्या हुआ। तो अब सुनो दूसरी दास्तान। दूर नगर में एक शख्स शहर से दूरी पर रहता था। उसका काम खेती करता था, मगर जहां उसके खेत थे वहां बाढ़ का पानी आ जाया करता था, अक्सर वो बेचता। वो एक रोज अपने घर में परेशान बैठा था कि उसने अपनी अहलिया से कहा, ये बड़ी मुसीबत है कि एक साल बाढ़ आती है और एक साल सूखा पड़ता है। हम गुजर करें तो आखिर किस तरह करें। तो अगले साल सूखा पड़ा, परेशान, एक साल बाढ़ आती, एक साल सूखा। वो अपनी बेगम से बैठा बातें कर ही रहा था, एक साल सूखा पड़ता है और एक साल बाढ़ आती है। तो वो खटपट उठा, गया अपने खेतों में और खुदाई शुरू कर दी। आने जाने वाले लोग देखते कि ये खेतों में रहता है, शहर से दूर। भैया क्या अपनी कब्र खोद लिया है, सूखा पड़ा तो क्या कर लिया है? अजी हजूर, वो लगा रहा, दिन रात खोदता रहा कि बात राजा तक पहुंची। उसने तो इतना गहरा गड्ढा कर दिया। अरे राजा ने कहा कि पूरे शहर की कब्र खोद रहा है, ये क्या कर रहा है?
भाई क्या चाहिए आए। तो सामाइन सूखे के दिन थे। फिर जब आई बरसातें और पानी बहना शुरू हुआ तो वो आखिर आके जमा हुआ उसी गड्ढे में, उन्हीं खेतों में। राजा बड़ा खुश हुआ। आप भी ताली बजा लीजिए, कोई बात नहीं। क्या अकेले आदमी ने तवड़ा गड्ढा घुस गया, कोई मामूली बात है, ताली वाली तो ठीक बात है। तो सामान्य यूं हुआ कि पानी आके जमा हुआ, राजा बड़ा खुश हुआ। वाह भाई वाह। तो राजा ने कहा हम इसे इनाम देंगे। मगर राजा ने ये जो सोचा था दिल में, उससे पहले पहले नगर पे दूसरे राजा ने हमला किया कि सारा मामला उजड़ गया। शहर में आग धूप अंधार, कत्ल खून गारत। हाय तौबा, इस शहर से तो राजा ही भाग गया कहीं दूर, तो इनाम कौन देगा। तो 2 दिन तक ये मामला रहा। राजा वापिस लौटा बड़ी फौज लेके और उसने शहर पे फिर अपना कब्जा कायम किया। अब इस दास्तान में यूं हुआ कि जिन्होंने शहर पे कब्जा किया, जब वो भाग रहे थे तो उनकी सवारी से 2 बोरियां शक्कर की गिर पड़ी। इस किसान ने देखा तो इसने दोनों बोरियां उठाई। ये तो ईश्वर ने मुझे फल दे दिया, मेरे दरवाजे पे आ गई और ले जाके अपने घर में छुपाई। मगर राजा ने इधर ये ऐलान किया कि जिसने जो माल लूटा है वो वापस पहुंचाए, वरना उसे सख्त सजा मिलेगी। इधर परेशान कि कैसे बताऊंगा कि मैंने लूटा नहीं, मेरे तो दरवाजे पे गिरा है। उसने एक बोरी को तो इधर और उधर छुपाया और दूसरी बोरी को वो अपने कंधे पे लाद के चला उसी झील की तरफ जो उसने खुद खोदी थी। तो वो जो उस बोरी को झील में फेंक रहा था कि खुद उसके साथ गिर पड़ा। गिरा जी कैसा गिरा कि समझने ना पाया और वहीं मर गया उसी झील में। लोग आए, देखा ये तो झील में वही शख्स है। तो उसको निकाला गया, वहीं करीब में उसे दफनाया गया। दोपहर तक कब्र तैयार हुई। शाम को जब उस झील में से लोगों ने पानी पिया, पानी तो मीठा, ये तो कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर था जो तन्हाई में यहाँ खेतों में रहता था। अजीब, मैं तो कहता हूँ मैंने तो उसे एक बार हवा में उड़ते भी देखा था। हैं अजीब, मैं तो ये कहूँ वो जंगल में रहता था, वो खाता कहाँ से था जी? वो तो स्वयं भगवान का रूप था जी, हमारे आया था, देखो झील खोद के चला गया। तो शाम को उसकी कब्र पे चराग चलो। अब राजन तुम मुझे, अच्छा एक तीसरी दास्तान राजन ये कि दिल्ली में एक पीर, एक फकीर जो अपनी फकीरी में बादशाह था, वो एक जंगल में बैठा इबादत करता था। नाम था उसका निजामुद्दीन। वो जंगल में बैठा इबादत करता था कि दरबारी उसका मुरीद हुआ और उसने कहा, हजूर आप क्या जंगल में इबादत करते हैं, तो मैं आपके लिए खूबसूरत हुजरा बनाऊंगा, महल वहाँ हुजरा। नहीं, तुम दरबारी हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे, हम जंगल में खुश हैं। सामान्य ध्यान से सुनिएगा, इसमें पहली है, तीनों दास्तान में 2 हो चुकी है, तीसरी। हम जंगल में खुश हैं कि तुम यहाँ कुछ ना बनाओ।
अरे नहीं हजूर, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं दरबारी हूँ, ये क्या अच्छा लगे मुझे कि आप यहाँ पे इबादत करते हैं, जंगल में और मैं महलों में रहता हूँ। तो सामाइन ये हुआ कि वहाँ के पेड़ काटे गए और एक खानकाह महल बनाया गया, वो आज भी मौजूद है, उसे कहते हैं चिल्ला शरीफ। वो बनाया गया, तुमने बनाया तो, अगर ना बनाते तो अच्छा होता। हजूर मैं तो ये कहता हूं कि इसका स्टैंड भी जरा पक्का किया जाए, इस पे मजबूत पत्थर लगाएं कि फिर यहाँ कव्वाली और समा का मामला होगा। ये लोग आएंगे दूर दूर से। ना करो। अच्छा, ये जो दरमियान में इमली का पेड़ है इसे ना काटो, बस इसे ऐसे ही रहने दो। तो सामाइन ये हुआ कि उस दरबारी ने उस नीम के पेड़, उस इमली के पेड़ को भी काट डाला। ये तारीखी बात है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रंज और गम में डूब गए कि लोग जान ना पाए कि हुजूर आपके लिए तो दरबारी ने महल खड़ा कर दिया, आप क्या गम लेते हैं। जो बातें हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तो सामाइन महल तैयार होने पे उस आंगन में कव्वाली और समा का मामला हुआ, और जिस दरबारी ने वो महल तैयार किया था वो कव्वाली सुनते सुनते यूं मदमस्त होके उठा तो उसे कोई होश न रहा, और जरा देर में वो खुद निजामुद्दीन औलिया की गोद में जा गिरा। वो ऐसा गिरा तो उसने वहीं दम तोड़ दिया। सो अब ये बताओ राजन कि तुगलक मरा, ये दरबारी मरा, और वो फकीर मरा जिसके मजार पे शमाए जल उठी। इन तीनों का एक ही मामला है कि उस फकीर को इज्जत मिली और ये दो। तो यही पहेली है। अब इस पहेली का जवाब बताओ कि इसका जवाब एक ही है इन तीनों बातों का। तो अब आप लोग दिमाग लड़ाइए कि इन तीनों का क्या जवाब है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ। सोचिए सोचिए, अब आपकी बारी है। सोचिए सामाइन, इसे पढ़िए और सोचिए कि इन तीनों का आखिर क्या मामला है। जी फरमाइए। पेड़ ना काटे जाए, एक बात और सोचिए सामाइन। भाई सोच ले, मैं तो नींद में घूम रहा था, सोच रहा था जरा देर कुदरत से छेड़खानी, पेड़ों से छेड़खानी। तो सामान्य दास्तान मुख्तसर करते हैं। नींद तो बहुत थी, सुबह तक मैं सो लेता, लेकिन बात पूरी कर लूँ, नहीं थे अगली बार मुझे बुलाने के लिए तो सोने को बुला आ रहा था मैं। हाँ बजाने इनको बजाने, दो चार बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सप्ताह को दिन दो चार से आ गया। तो सामाइन बात ये सुनो बेताल, तुगलक ने पेड़ काटे, हजारों जान ली, उसके साथ तो ये होना था कि वो बेमौत मारा जाता। उस दरबारी ने एक महल बनाने को वहां के कई पेड़ काटे, और तुमने जो बात आधी सुनाई थी वो पूरी है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा उसने तमाम पेड़ों को काटा, इसीलिए मैंने इसे मना किया था कि यहाँ महल न बनाओ। इसने उस इमली के पेड़ को काटा, इसे तो तीसरी बात, उसके मजार पे ये जल उठे, उसने इतना बड़ा काम किया कुदरत के लिए, उसे तो इज्जत मिलनी ही थी।
और तीनों दास्तानों का एक जवाब, कुदरत का निजाम, सिस्टम ऑफ नेचर। ये कुदरत का निजाम है, जो इंसान करता है वही पाता है, जो पेड़ लगाता है वही फल पाता है। राजन, हम तो शुरू की बात भूल गए थे। मैंने कहा था तुम बोले मैं उड़ जाऊंगा, तो मैं ये चला, इधर तो ये उड़ा, और उधर राजन उस जगह पहुंच चुका था जहां वो जोगी था। राजन ने देखा कि वहां तो कोई नहीं, वहां कोई शख्स नहीं बैठा, कोई आग नहीं जलती। राजन परेशान हुआ, ये जोगी कहाँ गया? कि तभी उसका सेनापति आया। उसने कहा, हुजूर, हम तो देर से यहाँ पे हैं, यहाँ तो कोई था ही नहीं। फिर राजन को याद आई वो बात, एक रोज खुद आसमानों से ईश्वर आएंगे ऐसी सूरत में कि तुम पहचान ना पाओगे। राजन ने कहा कि बुलाओ दास्तान सुनाने वालों को और उनसे कहो कि वो आए और लोगों को बताएं कि वो मेरे प्यारे नगर को, अपने शहरों को जो कचरा बना रहे हैं, जो कूड़ेदान बना रहे हैं, तो ये कुदरत का निजाम है कि जो आदमी जो करता है वो फल पाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिल आगा साहब का, जिन्होंने दास्तान के रूप में हमें इतनी शिक्षा दी, और हम कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए रास्तों पर आगे का कार्यक्रम